शुरू किया जाए। नमो नमः। गंगातरंगरमणीयजटा कलापम गौरी निरंतर विघोषितवामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र उपस्थितान् सर्वान् विदुषान् गुरुचरणान् सादरम् अहं वन्दे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्रे आयोज्यमानायां शिल्पकला व्याख्यानमालायाम् अत्र गुरुचरणाः व्याख्यातुं व्याख्यानं दातुं समुपस्थिताः सन्ति। एतेषां गुरुचरणानां स्वागत भाषणाय भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्रस्य प्रधान गवेषक महोदयान् आचार्यान् डॉक्टर ज्ञानेन्द्र सापकोटा महोदयान् अहम् अनुरुन्धे यत् महोदयाः एतेषां स्वागतवचनेन स्वागतं कुर्वन्तु इति। महोदयाः गुरुचरणाः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अद्य महतो हर्षस्य अयं विषयः आचार्याः संतोष कुमार शुक्लवर्याः अस्माकं समक्षं शिल्पशास्त्रीय अस्यां व्याख्यानमालायां समुपस्थिताः सन्ति। स्वकीयं शिल्पशास्त्रीयं व्याख्यानम् आदाय आचार्याः यद्यपि तत्र जेएनयू मध्ये दर्शनशास्त्रे कार्यरताः सन्ति, तेषां दर्शने महत् अवदानं वर्तते, अथापि संस्कृत क्षेत्रे शिल्पशास्त्रं न कस्यचित् विभागस्य विश्वविद्यालयस्य वा विषयः एतावत्पर्यन्तं वर्तते। संस्कृत विश्वविद्यालयैः शिल्पशास्त्रम् इति विषयः आरब्धव्यः। तदर्थं विभागाः संकायाश्च आरब्धव्याः। राष्ट्रीयशिक्षानीतौ संस्कृत विश्वविद्यालयानां बहुविषयकत्वं भवतु इत्यत्र एतादृशः कश्चित् आशयः स्यादिति विद्वद्भिः भावितं वर्तते। तदनुसारं शिल्पशास्त्रं कथम् अस्माकं विश्वविद्यालयेषु आगच्छेत्, तदर्थम् अपेक्षिताः ये शोधाः सन्ति, ग्रन्थानां प्रकाशनं वर्तते, पाण्डुलिपीनां सम्पादनं वर्तते, अथ च शिल्पशास्त्रे अध्येतॄणां विदुषां संकलनं यद् वर्तते तद् अनेन भारतीय ज्ञानपरंपरा केन्द्रेण आरब्धम् अस्ति। मन्ये वयं शनैः शनैः अस्माकं लक्ष्यं प्रति गच्छन्तः स्मः। अत्र संतोष कुमार शुक्ल महोदयाः यद्यपि दर्शनशास्त्रे कृतभूरि परिश्रमाः पारावारिणाः वर्तन्ते, अथापि एतेषाम् अध्ययनं दर्शनशास्त्रे सीमितं नास्ति, अपितु संपूर्ण संस्कृत साहित्ये एतेषां महत् अवदानं योगदानं च दृश्यते। इत्यतः अद्य महदिदं सौभाग्यम् अस्माकं यद् भवन्तः संस्कृत साहित्ये संस्कृत क्षेत्रे
निबद्धाः यावन्तः शिल्पशास्त्रीयाः ग्रन्थाः अथवा शिल्पशास्त्रीयाः विषयाः तत्र तत्र समागताः तान् सर्वान् उद्दिश्य अस्मान् उपदिशन्ति। एतादृश व्याख्यानमालायां मन्ये इदं नवमं व्याख्यानं वर्तते। प्रथमचरणे अस्माभिः 30 व्याख्यानानि प्रतिज्ञातानि सन्ति। इतोपि क्रमशः इयं व्याख्यानमाला 30तः 50 पर्यन्तं ततः 100 पर्यन्तम् एवम् अनुवर्तिष्यते। यावत् पर्यन्तम् अस्माकं लक्ष्यं न सेत्स्यति तावत् पर्यन्तम् इयं व्याख्यानमाला अपि अनुवर्तिष्यते। अस्माकं लक्ष्यसाधनाय बहुशः गोष्ठ्यादिकमपि आयोजनीयमस्ति। तत्सर्वं पश्चात् शनैः शनैः भविष्यति। अत्र भवतां संतोष कुमार शुक्ल महाशयानाम् आचार्याणां विदुषाम् उपलब्धिः मन्ये अस्माकं केन्द्रस्य प्रगतिः वर्तते। श्रीमन्तः आचार्याः शिल्पशास्त्रम् इति विषयमादायापि स्वकीयान् विचारान् अत्र उपस्थापयन्तु इति अहम् अनुरुन्धे। अथ च भारतीय ज्ञानपरम्परायाः प्रचाराय प्रसाराय विश्वविद्यालयेषु पाठ्यक्रमादिकम् आरब्धुं छात्रेषु विद्वत्सु च भारतीय ज्ञानपरम्परां प्रति श्रद्धाम् आबद्धुम् अनेन केन्द्रेण आयोज्यमानानि इमानि सर्वाण्यपि कार्याणि भवतां पुरस्ताद् वर्तन्ते। भवन्तः तत्सर्वम् आलोच्य भारतीय ज्ञानपरम्परायाः संस्थापने या दृष्टिः वर्तते तद् भवद्भिः सम्यक्तया परिज्ञाता अस्ति। तत्सर्वम् आलोच्य अस्मान् उपदिशन्तु इति अहं प्रार्थये। स्वकीयानि वचांसि अत्रैव उपसंहरामि। ध्वनिः नायाति आचार्य। यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र के संयोजक सापकोटा जी एवं अन्य सभी पदाधिकारी सभी के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि मुझे यह अवसर आप लोगों ने उपकल्पित किया। ये तदर्थ मैं अत्यंत आभारी हूं। आज हम लोग शिल्प शास्त्र के संदर्भ में चर्चा करेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा में इसका बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। शिल्प शास्त्रम भृगु पुनः, ये महाभारत के शांति पर्व में लिखा है कि भृगु ने शिल्प शास्त्र की रचना की थी। और वायु पुराण में एक श्लोक आया जिससे पता चलता है कि शिल्प शास्त्र की परंपरा क्या थी। विश्वकर्मा सुतस्तस्य जातः शिल्पी प्रजापति कर्ता शिल्प सहस्राणाम त्रिदशानाम च वास्तुकृत। इस प्रकार से हमारी परंपरा में शिल्प शास्त्रों का बड़ा ही महत्व रहा है और इसके अध्ययन अध्यापन की महती व्यवस्था रही है। जो आजकल के टेक्नोलॉजी के जो विश्वविद्यालय हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वास्तु के महाविद्यालय हैं, आर्किटेक्चर के, इन विभागों में ये विषय पढ़े जा रहे हैं। यद्यपि वो लोग नहीं समझते हैं कि भारत में इसकी इतनी बड़ी परंपरा है, क्योंकि वो सभी लोग आधुनिक शिक्षा में शिक्षित हैं और उनका भारतीय विद्याओं से परिचय कम है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह विषय आया है
कि भारतीय ज्ञान परंपरा के जितने भी आयाम हैं उन आयामों से हम परिचित हों, उन शास्त्रों का संरक्षण करें और उनके पारिभाषिक शब्दों से परिचित हों, ग्रंथों का अनुवाद करें और उनको पाठ्यक्रम में समाविष्ट करें। भाव प्रकाश में लिखा गया, एकस्यैव पदार्थस्य नाना रूप प्रकल्पनात् वांग मनः कर्मभिर्यत्तत् शिल्पमित्य विधीयते। शिल्प किसे कहते हैं? तो रूप प्रकल्पना से, रूप हम नाना तरह के हम रूप बनाते हैं, चाहे भवन का रूप हो या वस्तु का रूप, कोई भी हम कलाकृति बनाते हैं, भवन की निर्मिति बनाते हैं, आभूषणों को बनाते हैं, खिलौनों को बनाते हैं, कोई भी कृति हम करते हैं, नाना रूपों की कल्पना करते, और इसी को हम चाहे मन से करें, चाहे वाणी से करें, चाहे कर्म से करें, इस सब शिल्प कहलाता है। वांग मनः कर्मभिर्यत्तत् शिल्पमित्य विधीयते। नाट्य शास्त्र ने कहा, क्योंकि नाट्य शास्त्र को हम भारतीय ज्ञान परंपरा का विश्वकोश कहते, कोई ऐसा विषय नहीं है जो नाट्य शास्त्र में प्रतिपादित न हो, महाभारत में प्रतिपादित न हो। इसीलिए नाट्य शास्त्रकार लिखते हैं, या विद्या यानि शिल्पानि या गतिर्यच्च चेष्टितम् लोकालोकस्य जगतः तदस्मिन् नाटकाश्रय। नाटक से के बाहर की कोई चीज नहीं होती। हम सब लोकानुकृति करते हैं तो सब विषय नाटक के अधीन होते हैं, नाट्य शास्त्र की सीमा में रहते हैं। इसीलिए उन्होंने भी यह बात कही शिल्पों के बारे में। शिल्प और कला ये दोनों समानार्थक शब्द, कला कहें या शिल्प कहें, ये दोनों समानार्थक शब्द हैं, क्योंकि कला का आयाम अनेक प्रकार की कलाओं, उनमें बहुत विषय आ गए, और शिल्प, क्योंकि शिल्प शास्त्र के ही अंतर्गत ये सब विषय आते हैं। शिल्पम कर्म कलादिकम, ये भी नाट्य शास्त्र में ही लिखा है, महाभारत में भी लिखा है, पुराणों में भी ये विषय आए हैं, क्योंकि पुराण, रामायण, महाभारत ये ऐसे ग्रंथ हैं जो सभी विद्याओं का लोक में प्रचार प्रसार में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। नाट्य शास्त्र ने लिखा, न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न शक्यमस्य नाट्यस्य गंतुम अंतः कथंचन कस्मात् बहुत्वात् ज्ञानानाम शिल्पानामप्यनंततः। तो शिल्पों का विस्तार बहुत है, कलाओं का विस्तार बहुत है। अनुशासन पर्व भी कहता है, योगो ज्ञानम तथा सांख्यम विद्या शिल्पानि कर्म च वेदा शास्त्राणि विज्ञानम एतत् सर्वम जनार्दनात्। जनार्दन से सारी चीजें आई, भगवान से सब विद्याएं। हमारी दो परंपराएं विद्याओं की हैं, एक मानुषी परंपरा है और एक दैवी परंपरा है। ये सब विषय, शिल्प का विषय हो, कला का विषय हो, अन्य विद्याओं का विषय हो, सब सर्वम एतत् जनार्दनाथ, जनार्दन से, भगवान से सब विद्याएं आई हुई हैं। और शिल्प और कला का इतना विस्तार है कि इसको हम सीमित नहीं कर सकते कि इतने ही शिल्प हो सकते हैं, इतनी ही कलाएं हो सकती हैं, क्योंकि जो भी हम आकृति बनाते हैं, रूप बनाते हैं, चाहे काष्ठ पर बनाए, चाहे पत्थर पर बनाए, चाहे धातु पर बनाए, जो भी आकृति बनाते हैं
किसी भी प्रकार की किसी भी उपयोग के लिए उसको हम शिल्प कहते हैं। हस्ती, कंसो, वासो, हिरण्यम, अश्वतरी, रथः शिल्पम। और ये शिल्प दो प्रकार का होता है। जैसे देव से ही सारी विद्याएं आई हैं, दैवी परंपरा है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में कहा कि मनुष्य के दिमाग में ये शिल्प के रूप कहाँ से आते हैं, कहाँ से हम कोई रूप किसी भी वस्तु पर या किसी भी वस्तु का जब हम निर्माण करते हैं तो उसकी रूप कल्पना हमारे मन से आती है। तो उन्होंने लिखा, ऐतरेय ब्राह्मण का संदर्भ है, देवसानी एतेषां शिल्पानाम अनुकृति। देव शिल्पों की अनुकृति ही मानवीय शिल्प, उसी को हम शिल्प कहते हैं। उस अनुकृति ही शिल्प शिल्प कहा जाता है। इस प्रकार इन उद्धरणों से, इन प्रमाणों से पता चलता है कि शिल्प की अवधारणा के संदर्भ में भारतीय ग्रंथों में भारतीय आचार्यों ने विस्तार से इसका निरूपण किया है। इनके ग्रंथों की इन ग्रंथों का बहुत ही विस्तार है। तो देव शिल्प की ही अनुकृति शिल्प शास्त्र है। कोई भी कला हो या शिल्प हो, वो अनुकृति है देव शिल्प की। तो इसीलिए हम जब अपने संस्कृति में, अपनी परंपरा में इनका संबंध देखते हैं तो कोई भी संस्कृति, कोई भी सभ्यता इन कला शिल्पों से पृथक नहीं रह सकती। जीवन के साथ इसका बहुत ही अटूट संबंध है। नाना रूप, क्योंकि भोजन, अब भोजन में नाना प्रकार से हम भोजन बनाते हैं। तो भोजन बनाना भी पाक कला है और एक ही वस्तु के नाना रूपों की हम प्रकल्पना करते हैं। तो इसीलिए नाना विध रूपों की जो जो कल्पना है, जो उनका रूपों का जो समुदाय है, वही संस्कृति का अंग बनता है। हमारी संस्कृति एक रूप वाली नहीं, नाना रूप वाली संस्कृति है। नाना रूपों में, जैसे हम वस्त्र धारण करते हैं, एक प्रकार का वस्त्र नहीं होता। तो ये रूप की कल्पना कहां से आई? हम तिलक धारण करते हैं, एक तरह का तिलक नहीं। इसी प्रकार से जीवन के जितने भी अंग हैं, उन सब में कलाओं, शिल्पों का अवदान उसके स्वरूप निर्धारण में विस्तार से व्याख्यायित किया गया है। जब सृष्टि बनी तो सृष्टि में हम पृथ्वी से लेके आकाश के बीच नाना रूपों की कल्पना है। ये क्योंकि देव सृष्टि का ही हम अनुकरण करते हैं। उसमें सूर्य बने हैं, चंद्र बना है, तारे बने हैं, मेघ बना है, षड ऋतु बनी है, उषा बनी है, संध्या काल बना है। ये अनेक प्रकार के जो रूप भरे हैं, ये इसी रूपों को हम कहते हैं देव शिल्प। बहुत सारे गीतों में देव शिल्प की चर्चा है। ये प्रकृति प्रदत्त, विधाता ने, ईश्वर ने, देवताओं ने इस शिल्प का निर्माण किया है। ये जो शिल्प है, ये हमारी प्रकृति में सर्वत्र व्याप्त है। और उसी शिल्प की अनुकृति हम धर्म में, दर्शन में, कला में, साहित्य में, संस्कृति में करते। इसीलिए नानात्व, बहुत्व, नाना रूप, इंद्रो माया भी पुर रूप। तो ये जो रूप बनता है,
हम जानते हैं कि ये रूप रियल नहीं है, लेकिन हम रूपों की कल्पना करते हैं शिल्पों के माध्यम से, कलाओं के माध्यम से। तो मानव जीवन का ये जो झंझट है, झंझट माने हम अनेक रूप भोजन करना, विविध प्रकार के व्यंजनों का भक्षण करना एक झंझट, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का धारण करना, किस प्रकार का वस्त्र कब धारण करना चाहिए, ये झंझट है। लेकिन यह मानव जीवन की सजावट, ये शिल्प और कलाएं मानव जीवन को सजाती हैं, ये हमारे जीवन के अंग हैं। इसीलिए इनके बारे में विस्तार से शास्त्रों में व्याख्यायित किया गया है। ये कला और शिल्प हमारी संस्कृति, हमारी समझ, जो सूक्ष्म समझ है, उस सूक्ष्म समझ की स्थूल अभिव्यक्ति ही शिल्प और कलाएं हैं। और इसीलिए इन कलाओं का हमारे जीवन के साथ महत्वपूर्ण संबंध है। ये सब कलाएं और शिल्प मूर्त रूप में मूर्त होते हैं, और इसीलिए हमारे जीवन में यदि मन और प्राण, संस्कृति के मन और प्राण कुछ और बनते हैं, तो कला उसका शरीर है। हमारी संस्कृति के शरीर है, हमारी संस्कृति का मन है, हमारी संस्कृति का प्राण है। तो शरीर क्या है हमारी संस्कृति का? हमारी संस्कृति का शरीर शिल्प और कलाएं हैं। और इसीलिए अनिवार्य माना गया हमारे जीवन के लिए। एक संस्कृत का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। तो साहित्य भी, संगीत भी और कला भी, इस सब कला और शिल्प के ही अंतर्गत, ये अलग नहीं है, ये सब शिल्प शास्त्र के विषय है। इसीलिए इनको सूक्ष्मता से एक एक अंग उपांगों की चर्चा हमारे ग्रंथों में हुई है। कला की उत्पत्ति, स्थिति और प्रचार के 3 यत्न हैं। 3 प्रकार के यत्न किए जाते हैं कला की उत्पत्ति, स्थिति और प्रचार के लिए। उत्पत्ति कैसे होती है? तो कला या शिल्प की उत्पत्ति होती है अमूर्त भावों की हम सृष्टि करते। कोई आजकल इंजीनियरिंग जब हम करते हैं, टेक्नोलॉजी, कोई उपकरण बनाते हैं, चाहे उपकरण किसी भी के लिए उपयोगी हो, किसी के लिए भी उपयोगी का मतलब है कि उपयोग हम कलाओं का कभी हस्तशिल्प के रूप में बनाते हैं, कभी काष्ठकारी के रूप में बनाते हैं, कभी स्थापत्य, कभी आभूषण, कभी नाट्य, कभी संगीत, कभी वैद्यक। वैद्यक मतलब हम औषधि निर्माण करते, नृत्य, काव्य, मूर्ति, वास्तु, ये सब का जब हम रूप, अमूर्त भावों को जब मूर्त रूप देते हैं, यह उसकी सृष्टि होती। और अमूर्त भावों को मूर्त रूप देना, यही शिल्प है, यही कला है। लोक में कला की अभिज्ञता, कला का स्वरूप समझना और उससे आनंद, रसानुभव की अनुभूति करना, उसकी उसको प्रचारित करना, उसको विकसित करना, इस सब रूपों के पीछे कोई ना कोई एक दार्शनिक तत्व होता है, एक
चेतना होती है, एक मानवीय भाव होते हैं, जिनसे हम उन रूपों की हम परिकल्पना करते हैं। देव प्रतिमा या चिन्ह, देव प्रतिमा हम बनाते हैं, ये भी मूर्ति कला, ये भी शिल्प का विषय। इसीलिए इनको हम पढ़ते हैं। इन ये इसकी अवधारणा के पीछे की जो समझ है उनको हम जानते हैं। और मैं इसलिए विषय बता रहा हूं कि हमारे कला शास्त्रियों ने, शिल्प शास्त्रियों ने इन विषयों को बड़े विस्तार से परिभाषित किया है, इनके विविध आयामों को दिखाया है। कौन कौन सी कलाएं हैं, कौन कौन से शिल्प हैं और कौन कौन से ग्रंथ हैं, ये तो अलग बात है। लेकिन कला के स्वरूप को समझना, शिल्प के स्वरूप को समझना, उसके उद्देश्य को समझना और दैव दैव शिल्प का अनुकृति करना ही मानव शिल्प का उद्देश्य होता है। क्योंकि जैसे कवि के बारे में कहा गया है कि कवि भी एक प्रजापति होता है। यथास्मय रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। इसीलिए इन कलाकारों को हम प्रजापति कहते हैं। यदि कोई मिट्टी की कलाएं बनाता है, मिट्टी से विभिन्न आकृतियां तैयार करता है, कोई वस्त्र से आकृतियां तैयार करता है, कोई धातु से आकृतियां तैयार करता है, तो इसके पीछे एक विज्ञान था, एक समझ थी, एक दर्शन था, एक संस्कृति थी। इन सभी भावों को हमारे ग्रंथकारों ने विस्तार से बताया है। शुक्राचार्य का ग्रंथ है नीतिसार, उसके चौथे अध्याय के तीसरे प्रकरण में कलाओं को अनंत बताया गया कि कलाएं कितने प्रकार के रूप हो सकते। क्योंकि रूप आप समझ लें कि किस पर हम रूप बनाएंगे। रूप, ये शिल्प हमेशा मूर्त रूप में होते, कलाएं हमेशा मूर्त रूप में होती। तो इनको ये कितने प्रकार की हो सकती हैं, तो उन्होंने कहा ये अनंत है। फिर भी 64 कलाओं में उन्होंने अभिव्यक्त किया है। वहां पर एक श्लोक लिखा है कि कला किसे कहते, कहा मूक सक्तो मूको पियत कर दो। मूक व्यक्ति भी, जिसको बोलने नहीं आता, सक्तो मूको पियत कर तुम कला संज्ञम तु तत्स्मृत। मूक बधिर व्यक्ति भी इनको कर सकता है। ये है शिल्प शास्त्र और ये है कला शास्त्र, जो कोई भी कर सके उसको उन्होंने परिभाषित किया। एक और किताब है शिव तत्व रत्नाकर, ये बासव राजेंद्र विरचित है। इसमें भी 64 कलाओं, शिल्पों का वर्णन किया गया। आप देखें कि ऐसी कलाएं हैं, जो ऐसे शिल्प हैं जो आजकल भी पढ़े जाते हैं, लेकिन हम उनको कहते हैं आजकल प्रोफेशनल विश्वविद्यालयों में पढ़े जाते हैं, कॉलेजेज में पढ़े जाते हैं। जैसे इतिहास, ये भी कला है। आगम, काव्य, अलंकार, नाटक, गायक होना, कवित्व होना, काम शास्त्र, द्यूत, देश भाषा लिपि विज्ञान। अब एक अलग ही सब्जेक्ट हो गया पैलियोग्राफी, लिपि विज्ञान, ये भी कला है। कितना सुंदर कौन लिख सकता है अच्छी अच्छे तरीके से। अभी रामायण लिखा जा रहा है सोने पर, कहीं पत्थर पर, तो ये सब लोग नहीं लिख सकते।
ये जो शिल्पी होता है वही लिख सकता है। इसका भी एक विज्ञान है। लिपि कर्म, वाचन, पढ़ना। अब देखिए, न्यूज पढ़ते हैं लोग, हम लोग न्यूज नहीं पढ़ सकते, सब लोग नहीं पढ़ सकते, क्योंकि टीवी के सामने लाइन आती है और उसको इतने सुंदर ढंग से पढ़ते रहते हैं, टेलीप्रिंटर पर आता रहता है, और बिना व्यवधान के, बिना गतिरोध के अच्छी तरह से पढ़ना, तो वाचन कला है। ये भी आजकल सिखाया जा रहा है, ये भी कला के विषय है। गणक, काउंटिंग करना, व्यवहार, स्वर शास्त्र, शाकुन, सामुद्रिक, रत्न शास्त्र, रत्न परीक्षण करना, ये भी एक कला है। गज, अश्व, रथ कौशल, हाथी चलाना, घोड़े पर चढ़ना, उसका संचालन करना, रथ, ये कला है। मल्ल शास्त्र, कुश्ती, ये भी आज एक प्रोफेशन के रूप में बड़ी अच्छी तरीके से चल रहा है, ये भी कला है। सूपकर्म, भोजन, रसोई का निर्माण। भू, रूह, दोहद, बागवानी करना, ये भी एक विभाग है, एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है। गंधवाद, गंध, ये भी महत्वपूर्ण विषय है, जिसको गंध सूंघना, जैसे सेंट आजकल बनते हैं, तो उस गंध को, डिफरेंट तरह के गंध होते हैं जिसको हम शरीर में प्रयोग करते हैं, अन्य तरीके से उसका उपयोग होता है, भोजन, मिष्ठान्न सब में। उस गंधवाद, ये भी एक कला के रूप में प्रचलित था। धातुवाद, धातुओं का पहचान, धातुओं का निर्माण। रस संबंधी, तरह तरह के रस बनते थे, कैसे बनाना रसों को। खनिवाद, बिलवाद, बिल का निर्माण करना। अग्नि संस्तंभ, जल संस्तंभ, आग को रोकना, ये भी कला के रूप में। अग्नि और जल संस्तंभ। वयस्तंभ, वशीकरण, आकर्षण, मोहन, विद्वेषण, उच्चारण, मारण, कालवंचन, परकाया प्रवेश, पादुका सिद्धि, वाक सिद्धि, गुटिका सिद्धि, ऐन्द्रजालिक, अंजन, अंजन लगाना आंखों में, ये भी एक कला है। पर दृष्टि वंचन, किसी के सामने हम कुछ काम कर रहे हैं लेकिन उसको दिख नहीं रहा, लोग, ये भी एक कला के रूप में। स्वर वंचन, मणि मंत्र, औषधि सिद्धि, चोर कर्म, चित्र क्रिया, ये भी आज भी चल रही है। चित्र निर्माण, चित्र क्रिया। लोह क्रिया, लोहे से तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण करना, आज भी बन रहे हैं। ये इंजीनियरिंग का विषय हो गया है। कोई आर्ट में चला गया, कोई इंजीनियरिंग में चला गया, कोई होटल मैनेजमेंट में चला गया, कोई मैनेजमेंट में चला गया, कोई आर्ट्स में चला गया, कोई कॉमर्स में चला गया। उनको हम लोगों ने शिल्प शास्त्र के अंतर्गत परिगणित किया और ये सब विषय पढ़े जाते थे। और जब इस तरह के हम विषय पढ़ते थे तो हम स्वयं आत्मनिर्भर होते थे, किसी पर निर्भर नहीं। आजकल जैसे पढ़ाई करके हम सोचते हैं कि कोई हमको नौकरी दे, लेकिन इन कलाओं का
इन शिल्पों का यदि हमें ज्ञान होता है तो हम आत्मनिर्भर होंगे, हम कुछ भी कर सकते। तो इसीलिए इनका विज्ञान कराया जाता था। चित्र क्रिया कराना, ये भी एक इतनी इतनी महत्वपूर्ण चित्र क्रिया। तरह तरह के चित्र बनते हैं, वस्त्र पर भी चित्र बनते हैं, पत्थर पर भी चित्र बनते हैं, कागज पर भी चित्र बनते हैं, और सबके अलग अलग विशेषज्ञ होते। लोह क्रिया, लोहे से क्या क्या नहीं बन रहा है। अश्म क्रिया, पत्थर से। मृत क्रिया, मिट्टी से। ये केवल चित्र, लोह, अश्म और मृत और दाह क्रिया। दाह क्रिया माने किसी चीज को हम गर्म करके, लोहा कैसे बनेगा, स्वर्ण को पिघला करके क्या क्या चीजें बनाई जा सकती। तो उदाह क्रिया। वेणु क्रिया, बांस के से कितने तरह के विषय बन रहे हैं, वस्तु बन रहे हैं। चर्म क्रिया, अंबर क्रिया, अदृश्यकरण, दंती क्रिया, मृगया विधि, आखेटक, वाणिज्य। ये भी कला और शिल्प के अंतर्गत आया था। वाणिज्य, वस्तु का व्यापार करना। पाशुपाल्य, पशुपालन करना। अब आप देखिए, ये सब कॉमर्स आ गया, इंजीनियरिंग आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, कृषि विज्ञान आ गया, पशु विज्ञान आ गया। ये संस्कृत में आजकल हम नहीं पढ़ रहे। ये सब विषय संस्कृत शास्त्रों में परिगणित हैं और पढ़ाए भी जाते थे। उनकी एक एक क्षीर स्वामी ने अमरकोश के टीका में लिखा है, धातु शास्त्र इति धातु विद, मान शास्त्र, संख्या शास्त्र, हीरक शास्त्र, अदृष्ट शास्त्र, तांत्रिक शास्त्र, शिल्प शास्त्र, नैपुण्यम दिव्य शिल्पस्य संचिन्त्य मयम अब्रवीत। मयम अब्रवीत, मय मय मतम है शिल्प शास्त्र का बहुत ही प्रथित ग्रंथ। निर्मिते त्रिपुरे दुर्गे मयेना सुर शिल्पिना, असुर शिल्पिना, शिल्प शास्त्र विशेषज्ञ। मान शास्त्र, मान का मतलब होता है तौलने का, कि किस विषय को, कौन से वस्तु को किस प्रकार से तौला जाता है। तेल को किस में तौला जाएगा, खेत को कैसे नापा जाएगा, और कपड़े को कैसे नापा जाएगा, और आलू को कैसे नापा जाएगा। इसको इसका एक विषय था मान शास्त्र। इसके बारे में एक उल्लेख है, पंडित गंगानाथ झा, जो संस्कृत के बड़े विद्वान थे और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व जो गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज था उसके प्रिंसिपल भी रहे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर रहे। उन्होंने लिखा है हिंदू लॉ इन इट्स सोर्सेज, एक व्याख्यान दिया था पटना विश्वविद्यालय में 1921 में। उन्होंने उस व्याख्यान में लिखा कि जब मुझे गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर के रूप में, तो मैंने सोचा कि मुझे भी एक कुछ न कुछ विधेयक रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने यही सोचा कि मान शास्त्र पर एक विधेयक रखूं, क्योंकि गरीब लोगों को लोग ठग लेते हैं
और अलग अलग नाप रखते हैं और कभी कम नापते हैं, कभी अधिक नापते हैं और गरीब लोगों को ठगी होती है। इसीलिए मान का एक सुनिश्चित विषय निश्चित होना चाहिए पूरे देश भर में। और हमने भारतीय परंपरा में जो मान शास्त्र का स्वरूप था उसको पढ़ करके एक विधेयक बनाया और प्रस्तुत भी किया, लेकिन उस पर सहमति नहीं अच्छी तरीके से बन पाई, तो वह पास नहीं हो पाया, लेकिन वह विचार के लिए रखा। तो यह विषय शिल्प शास्त्र के अंतर्गत आता था। वाणिज्य, पाशुपाल्य, कृषि, आसव, आसव कर्म, विभिन्न प्रकार के हम आसव बनाते थे, रिष्ट अरिष्ट बनाते थे। कुक्कुट मेषादि युद्ध कारक, जो पशु पक्षियों से युद्ध कराने की जो कला है। अभी मकर संक्रांति के दिन वृषभ युद्ध तमिलनाडु में बहुत प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार के युद्ध कलाओं का, शिल्पों का वर्णन विस्तार से, और इतनी संख्या है, उन्होंने इसकी संख्या 64 नहीं की, उन्होंने कहा इसके अवान्तर और भेद कर दें तो 518 इसके भेदोपभेद होंगे। मैं व्याख्यान कर रहा हूं जी, मैं व्याख्यान कर रहा हूं। हेलो, कौन जी? हाँ, भेज भेज दीजिए। हाँ हाँ। तो इन कलाओं का विस्तार से वात्स्यायन के कामसूत्र के टीकाकार हैं जयमंगल, उन्होंने भी इन कलाओं के बारे में, इन शिल्पों के बारे में विस्तार से विवेचन किया है और कहा है। वहां भी 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन है। कर्माश्रया, द्यूताश्रया, शयनोपचारिका और उत्तर कला, ये 4 विभागों में उन्होंने कर्माश्रया, द्यूताश्रया, शयनोपचारिका और उत्तर कला, इस प्रकार से 64 कलाओं का उन्होंने वर्गीकरण करके, और तो जो लिस्ट शिव तत्व रत्नाकर में है, और जो लिस्ट कलाओं की, शिल्पों की लिस्ट जयमंगल ने अपनी टीका में दी है, उसमें थोड़ा अंतर है, क्योंकि अंतर होना स्वाभाविक है और इस अंतर को स्वीकार भी किया गया है। उनमें गीत, नृत्य, वाद्य, कौशल लिपि विज्ञान, उदार वचन, चित्र विधि जो चित्र निर्माण है, पुस्तक कर्म, पुस्तक निर्माण कर, पत्रच्छेद्य, पत्रच्छेद्य मतलब हम पत्ते निकालते हैं किसी के। आजकल देखिए औषधि बनाते हैं, तो यदि वृक्ष की छाल निकालनी है तो उसकी विधि है। ये औषधि कर्म, ये भी शिल्प के अंतर्गत आता है। किसका पत्ता कब निकालना चाहिए, किसकी तना से और किसके मूल से, जिसको हम औषधि शास्त्र में पढ़ते हैं, आयुर्वेद में इसका विस्तार से विवेचन है, उनको शिल्प और कला के रूप में परिगणित किया गया है। माल्य विधि, माला निर्माण करना, ये भी शिल्प है। तरह तरह के मालाओं का हम पुष्प से वस्तुओं को बनाते हैं, पुष्प से ही हम
रंग बनाते हैं, पुष्प से हम इत्र बनाते हैं, पुष्प से विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण करते हैं। ये भी गंधयुक्त, गंध का निर्माण करना, रत्न परीक्षा, सीवन, सिलाई करना, ये भी एक महत्वपूर्ण, जिसको आजकल फैशन डिजाइनिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग, ये एक अलग इंस्टीट्यूट है एक ही विषय पर। रंग परिज्ञा, कलर, कलर पहचान और कलर निर्माण, रंग बनाना, ये शिल्प है। रंग, वस्त्र में रंग लगाना और वस्तुओं में रंग लगाना, भोजन में डिफरेंट कलर लाना, इन सब का विषय यहाँ पर विवेचित है। अब आप देखिए, ये सब प्रैक्टिकल विषय हैं, जिन विषयों का अध्ययन लोग करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हम अपने शास्त्रों में इन सब विषयों के रहने के बावजूद हमसे वंचित हो गया। उपकरण क्रिया, उपकरण क्रिया ही टेक्नोलॉजी। कितने प्रकार के उपकरण हम बना सकते हैं, जैसे शयनोपकरण, गृहोपकरण, जितने भी कृषि कर्म के उपकरण, इस सब साधन है। खेती कैसे करेंगे तो उपकरण चाहिए। उपकरणों का निर्माण ये शिल्प का विषय है। शिल्प और कला में अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा उसको अंतर दिखा दिया गया कि जैसे मान लीजिए वस्त्र से, काष्ठ से, लोह से, धातु से कोई चीज का निर्माण कर, जिसमें आकृति आती, चित्र निर्माण हुआ, आकृति आई। और कुछ चीजों में अमूर्त निर्माण होता है, जैसे हम संगीत करते हैं तो संगीत में भी रूप बन रहा है, गायन हम कर रहे हैं अलग अलग लय में, अलग अलग राग में, लेकिन वो हम मूर्त रूप में छू नहीं पाते। तो थोड़ा उसका, लेकिन ये शिल्प और कला दोनों शिल्प शास्त्र के अंतर्गत ही विवेचित किए गए। उपकरण क्रिया, मान विधि, आजीव ज्ञान। आजीव ज्ञान का मतलब है जीविका, कैसे जीवन जीना चाहिए, जीवन जीने का विज्ञान, अपने आजीविका को चलाने का रोजगार, कौन आदमी किस तरह का रोजगार कर सकता है, उसके लिए कार्य करना। तिर्यक योनि चिकित्सा, पक्षियों का चिकित्सा करना। अब देखिए, पक्षियों को जानना, उनके स्वभाव को समझना, उनकी चिकित्सा करना, किस किस मौसम में कौन सा पक्षी का क्या स्वभाव होता है, क्या भोजन पान होता है, क्या दिनचर्या होती है, ये भी एक कला है, ये भी एक शिल्प है। इस तरह का विषय मायाकृत पाखंड परिज्ञान, पाखंड लोग करते हैं, मायाकृत पाखंड विज्ञान, उसकी भी समझ रखना। क्रीड़ा कौशल, अब आप देखें क्रीड़ा का एक विषय कितना व्यापक, कितनी प्रकार की क्रीड़ाएं और कितने प्रकार के उसके उपकरण, ये क्या है, कला और शिल्प है। यह एक विषय। लोक ज्ञान, लोक ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है, कैसे बिहेव करना समाज में, लोक ज्ञान होना चाहिए। ये भी आजकल अभी हमने सुना है, पेपर में आया था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट शुरू कर रहे हैं, किस प्रकार से एक बहू के रूप में हमें बिहेव करना चाहिए।
तो इसी प्रकार से लोक ज्ञान होना चाहिए। वैचक्षण्य, विचक्षणता कैसे होनी चाहिए, ये भी कला है। संवाहन, संवाहन हाथ पैर दबाना, जिसको आजकल मसाज कहते हैं, तो थेरेपी कहते हैं। किसी का हाथ पैर टूट जाए तो उसको फिजियोथेरेपी करा करके हम ठीक हो जाते, इसी को कहते संवाहन, फिजियोथेरेपी। एक विषय शरीर संस्कार, शरीर संस्कार एक विज्ञान है, एक शिल्प है, एक कला है। शरीर कैसे शुद्ध स्वच्छ रहे, हम जाके कराते हैं, फेशियल कराते हैं, हाथ पैर साफ करवाते हैं, शरीर साफ करवाते हैं। आज जो लोग अधिक धनिक हैं, ये सब काम कराते हैं। इन विषयों का विशेष कौशल, किसी चीज में विशेष कौशल होना, इस प्रकार से लंबी लिस्ट है कलाओं और शिल्पों का। शुक्राचार्य ने लिखा है, याम याम कलाम समाश्रित्य निपुणो यो हि मानव नैपुण्य करणे सम्यक ताम ताम कुर्यात् स एव ही। कि जितने शिल्प और जितनी कलाएं हैं, जिस जिस कला को, जिस जिस शिल्प को लेकर के जो व्यक्ति निपुण है, स्पेशलिस्ट है, हर विषय का हर व्यक्ति विद्वान नहीं हो सकता, लेकिन संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो विद्वान न हो। अयोग्य पुरुषः नास्ति, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं। कोई न कोई किसी कला में, किसी न किसी शिल्प में योग्यता रखता है। किसी को स्मरण करने की योग्यता है, चीजें याद कर लेते। तो शुक्र कहते हैं, शुक्राचार्य कह रहे हैं, याम याम कलाम समाश्रित्य निपुणो यो हि मानव ताम ताम कुर्यात् नैपुण्य करणे सम्यक ताम ताम कुर्यात् स एव ही। उन क्रियाओं को उसे ही करना चाहिए। इस प्रकार से यह विषय नृत्यादि, गीत, वाद्य, ये सब कला और शिल्प। क्यों? जैसे वाद्य बजाना यदि कला है तो वाद्य निर्माण शिल्प है। तो शिल्प और कला को अलग अलग नहीं करके एक साथ ही हमारे शास्त्रों में देखा गया है। और इनकी इनकी और लिस्ट प्रबंध कोश में मिलती है, शुक्र नीति सार में मिलती है, ललित विस्तर एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, इसमें 84 कलाओं की लिस्ट मिलती है, शैव तंत्र में कलाओं की लिस्ट मिलती है। इस प्रकार से हम अभी केवल कलाओं की ही लिस्ट पर बात कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो कलाएं हैं जिनका हम उल्लेख किया गया है, जैसे नृत्य कला है, वाद्य कला है, कौशल लिपि विज्ञान है, उदार वचन। उदार वचन का मतलब होता है ठीक बोलना, अच्छा बोलना। इसको आजकल भाषा विज्ञान में हम पढ़ा, इसको हम कहते हैं लैंग्वेज में पोलाइटनेस देख। पोलाइट है लैंग्वेज की नहीं, उदार वचन, अच्छा बोलना, अच्छी तरह से बोलना, पोलाइट होना चाहिए। तो ये भी एक विज्ञान। इस प्रकार से इन विषयों को, इनको कौशल के रूप में, विशेष कौशल, विशेष कला, विशेष शिल्प के रूप में
परिगणित किया गया। अब जैसे द्युताश्रया क्रियाएं हैं जिसमें आयु प्राप्ति, अक्ष विधान, रूप संख्या, क्रिया मार्गण, बीज ग्रहण, नय ज्ञान, करणादान, चित्रा चित्र विधि, गूढ़ राशि, तुल्याभिहार, क्षिप्र ग्रहण, अनुप्राप्ति, लेख स्मृति, अग्निक्रम, छल व्यामोहन, ग्रह दान, उपस्थान विधि, युद्ध, रुत, गत, नृत्य, पुरुष भाव ग्रहण, स्वराग प्रकाशन, प्रत्यंग दान, नख दंतादि विकार, निविशन, गुह्यांगक संस्पर्शानुलोम्य, परमार्थ कौशल, हर्षण, इस प्रकार से इन क्रियाओं का, इन कलाओं का वर्णन, उनकी लिस्ट दी गई है। श्रीधराचार्य ने श्रीमद् भागवत की टीका में भी 64 कलाओं का 10वें स्कंद के 45वें अध्याय में 64 कलाओं का विवेचन किया है। उसमें गीत, वाद्य, नृत्य, आलेख्य, विशेष जैसे मस्तक पर टीका लगाना, इसको कैसे लगाया जाता है, कैसे टीका लगाए। अब कुछ लोग यंत्र, कागज के, कुछ पत्थर के, कुछ धातु के बनाते हैं जिससे टीका लगता है। यह विषय वहां पर दिया हुआ है। पुष्पास्तरण, दशन रसनांग राग, दांत, वस्त्र और शरीर को रगड़ने की, साफ करने की कला विधि, मणि भूमिका कर्म, मणि भूमिका कर्म का मतलब क्या है? जैसे आजकल हम टाइल्स लगा रहे हैं घरों में, तो उसी तरह से मणि रत्न आदि घरों में, दीवारों में, छतों में लगाए जाते। ये भी इंजीनियरिंग का विषय है, शिल्प का विषय है, लेकिन यह बताता है। अब इसकी विस्तार से कहां पर वर्णन होगा यह ढूंढना है, लेकिन यह नाम इस बात को उल्लेख सिद्ध करता है कि इन विषयों का ज्ञान हमें था और हम लोग इन विषयों पर चर्चा करते थे, जानते थे। शयन रचन, शयन रचन माने पलंग निर्माण, पलंग लगाना। वो जैसे हम बिस्तर पर सोते हैं तो अनेक प्रकार के शयन के उपकरण हैं, उनको लगाने का ढंग, ये भी एक कला थी। उदक वाद्य, उदक वाद्य माने जल तरंग, जल तरंगों के माध्यम से करना। उदकाघात, उदकाघात का मतलब है उदक से आघात, जैसे पिचकारी से हम रंग फेंकते हैं। अब देखिए इंजेक्शन भी उदकाघात ही है। इंजेक्शन में रग में जल लेकर के, औषधि युक्त जल लेकर के किसी के शरीर में लगाना, ये उदकाघात कहते। चित्राश्च योगा, चित्राश्व योग, जड़ी बूटियों के योग से वस्तुओं का तैयार करना, औषधि तैयार करना, ये विषय भी एक कला के रूप में आया है। माल्य ग्रथन विकल्प, शेखर से शेखर का पीड़ योजन,
शेखर का पीड़ योजन, ये जूड़ा बना बाल। अनेक तरीके से महिलाएं अपने बालों का श्रृंगार कर, ये भी एक कला है, इसकी भी एक विधि है और लोग इससे प्रचुर धन कमा रहे हैं अपना रोजगार करके। ये भी एक विषय हमारे शास्त्रों में। नेपथ्य प्रयोग, जिसमें शरीर को वस्त्र, भूषण, पुष्प आदि से सुसज्जित करना, शरीर को सुसज्जित करना, ये भी बड़ा महंगा आजकल का प्रयोग है। कौन सुसज्जित होता है? विशेष रूप से विवाह के समय महिलाएं सुसज्जित होती, पुरुष भी सुसज्जित होते, और उसके लिए बहुत धन लग रहा है और तरीके से उनको सुसज्जित किया जाता है। हमारे एक्टर और एक्ट्रेस सुसज्जित होते, इस ये एक प्रोफेशन है, एक कला है। इसी प्रकार से कर्ण पत्र भंग, शंख, हाथी के दांतों से आभूषण बनाना, भूषण योजन, ऐन्द्रजाल, गंध युक्ति, गंध युक्ति माने गंध पूर्ण सुगंधित वस्तुओं का निर्माण कर, धूप, अगरबत्ती, अब ये सारे इंडस्ट्रीज हो गई, एक एक उद्योग हो गए, इनकी चर्चा है। शिल्प के रूप में, कला के रूप में इनको परिगणित किया गया है। भूषण योजन, भूषण अलंकार बनाना, उनको पहनने का ढंग जानना। कौच, कौचुमार योग, बल वीर्य को बढ़ाने वाली औषधियों को बनाना। हस्तलाघव, हस्तलाघव हाथ को फुर्ती से काम कर, हस्त तुरंत, हाथ पैर तुरंत चलाने की विधि समझ। आप सोचिए कि ऐसी ऐसी शिल्पों और कलाओं का वर्णन है जिनका नाम तक आज लोग नहीं सुने, और ये शास्त्रों में हजारों वर्ष से परिगणित की गई। विचित्र, शाक, यूष, भक्ष, विकार क्रिया, तरह तरह के शाक, कढ़ी, रस और मिठाई के निर्माण, भक्ष विकार क्रिया, माने इनसे तरह तरह के रूप प्रकार के। अब एक तरह का शाक नहीं बनेगा, एक तरह का मिठाई नहीं बनेगी, विभिन्न प्रकार की, लेकिन वस्तु एक है। तो इनका इनका विधान पानक रस रागा सब योजन, पानक रस रागा सब योजन, विविध प्रकार के शरबत बनाना, आसव बनाना, रस बनाना, ये भी एक महत्वपूर्ण। इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए, कैसे बनेगा, द्रव्यों का कैसे निर्माण होगा और इनको बनाया कैसे जाएगा, ये सब शिल्प और कला के अंतर्गत आचार्यों ने विस्तार से विवेचित किया है। सूचीवान कर्म, सुई का काम, जैसे सीवन करना, सीनना, रफू करना, कढ़ाई करना, बुनाई करना, जैसे हम स्वेटर बुनते हैं, चादर बुनते हैं, ये सब काम आज इंडस्ट्री है। एक एक लोग इसके इंजीनियर
टेक्नोलॉजी वस्त्र मंत्रालय में विभिन्न इंस्टीट्यूट बने हुए, ये हमारे शिल्प और कलाओं में परिगणित। सूत्र क्रिया, सूत्र क्रिया जिसको सूत्र क्रीड़ा भी होता है, जैसे कठपुतली का डांस, वीणा, डमरूक वाद्य, प्रहेलिका, प्रतिमाला, दुर्वाचक योग, पुस्तक वाचन, नाटकाख्यायिका दर्शन, काव्य समस्या पूरण, पट्टिका वित्रयान विकल्प। पट्टिका माने पीढ़ा, कुर्सी आदि चीजों वस्तुओं को बनाना। तक्षण कर्म, तक्षण कर्म लकड़ी आदि धातुओं से वस्तुओं का निर्माण करना, काट करके। पत्थरों को भी काटा जाता है, कोई चीज बनाई जाती, उसको हम तक्ष कर्म कहते। तक्षण, वास्तु विद्या, रूप्य रत्न परीक्षा, जैसे सिक्का है, रत्न है, इनकी परीक्षा करना, रियल है कि नहीं। जैसे आजकल तो नोट ही गलत हो जाते, डॉलर, फर्जी डॉलर बन जा रहे हैं, इनकी परीक्षा करना। वृक्षायुर्वेद, मेष, कुक्कुट जिसकी चर्चा, आइए इस प्रकार से म्लेच्छित, आइए इस प्रकार से इन विषयों का विवेचन यहाँ पर विस्तार से किया गया है। एक व्याख्यान कर रहे हैं। 1 मिनट खाली जी, तो कल के लिए मन बात हो गई है, कल के लिए बात हो गई, मैंने उनको नंबर दे दिया, वो बात कर रहे हैं मैडम से। हाँ, सब हो गया फाइनल। जी सर, मैं इसीलिए अब फोन नहीं उठाया, अभी मैं आपको बात करता ही। जी 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 जी, मैं करूंगा। छंदो ज्ञान, धारण मात्रिका, मानसी काव्य क्रिया, अविधान कोश, क्रियाकल्प, छलितक योग। छलितक योग माने रूप वाणी को छिपाना, ऐसा बोलना है, दूसरे की वाणी में बोल देना, दूसरे का रूप धारण कर लेना। वस्त्र गोपन, वस्त्र गोपन का मतलब छोटे वस्त्र से भी शरीर ढकने की विधि, ऐसा वस्त्र का निर्माण करना। आकर्ष क्रीड़ा, पासों से खेलना। वैजय की ज्ञान, विजय प्राप्त करना कैसे, शास्त्र चला करके, शस्त्र चला के, शस्त्र विद्या के अंतर्गत। व्यायाम विद्या, शस्त्र विद्या, इनका विवरण, कितने तरह से व्यायाम करते थे, कितने प्रकार के शस्त्रों का निर्माण होता था, अनेक उनके प्रकार होते थे, उनके रूप होते थे। इस प्रकार से शुक्राचार्य ने कहा कि इनको, इनके केवल लक्षण ही हम कह रहे हैं, इनके रूप भी बता रहे हैं, लेकिन इनकी इतने भेदोपभेद हो सकते हैं कि जिनको हम यहाँ पर, क्योंकि ये व्यक्ति इनका रूप, इनका प्रकार नाना हो सकता है, इसीलिए
इनको अनेक भागों में विभक्त किया गया। अब जैसे हम वाद्य यंत्र बनाते, वाद्य यंत्र, इनको बनाने की कला है, शिल्प के अंतर्गत है कोई वाद्य यंत्र का निर्माण। तो 4 प्रकार के अवनद्ध, तत्, सुशिर और घन, ये वाद्य यंत्रों का निर्माण, अब ये आज भी वाद्य यंत्रों का निर्माण होता है। इस शिल्प के अंतर्गत यहाँ पर परिगणित किया गया कि कैसे इनको बजाना बनाना चाहिए। तो तार से, जैसे वीणा है, तंबूरा है, सारंगी है, वेला है, सरोद है, इनका निर्माण करना। सुशिर में बांसुरी है, शहनाई है, हारमोनियम है, शंख है। चमड़े से जो बनते हैं अवनद्ध, ढोल है, तबला है, नगाड़ा है, मृदंग है। इन विषयों को, इन इन वाद्य यंत्रों को बनाने की कला, उसी को हम शिल्प कहते हैं। ये आजकल ये बन रहे हैं, बिक भी रहे हैं, प्रयोग में है, लेकिन हमारा कोई उपयोग नहीं, क्योंकि हमसे किसी ने सीखा नहीं। हमारे यहाँ तो परिगणित था, लेकिन हमने इस पर विशेष कार्य किया नहीं। ये आजकल लोक कला, पारंपरिक कला, पारंपरिक शिल्प के रूप में पढ़ा जा रहा है। हमारे पास केवल इनका नाम है। हमने इस पर विशेष विचार अपने ग्रंथों में किया था, लेकिन बाद में वह परंपरा इसमें बढ़ नहीं पाई। लिखे हैं कि प्राचीन काल से ही भारत में इन यंत्रों का निर्माण होता था। सरस्वती और नारद का वीणा वादन, कृष्ण की बंसी और महादेव का डमरू तो प्रसिद्ध है। और इन विषयों को, इन वाद्यों के निर्माण के विषय अनेक संस्कृत ग्रंथों में परिगणित हुए हैं। इसी प्रकार से स्त्री और पुरुषों के वस्त्र और अलंकार को बनाना और पहनना, अलंकारों को बनाना और अलंकारों को पहनना, वस्त्रों को बनाना और वस्त्रों को पहनना, ये भी विषय कला और शिल्प के अंतर्गत। पहनना कला हो गया और बनाना शिल्प हो गया। ये विषय हमारे ग्रंथों में विस्तार से बताए गए। इनके विषय में इसी प्रकार से, जैसे शल्य, शल्य शल्य माने ये मेडिकल साइंस, औषधि में चिकित्सा भी कला के रूप, जैसे शल्य माने सर्जरी, ये भी एक कला है। अब ये कला माने हाथ से ही की जा रही। अब आजकल कंप्यूटर में हम देख करके कर रहे हैं, लेकिन जब हम सीधे सर्जरी करते हैं, उसको चीरा लगाना ये कला है, चीरना। तो अलग अलग शरीर के अंगों में शल्य चिकित्सा करना, ये भी कला के अंतर्गत माना गया था। मसालों का निर्माण, मसाले से रस बनाना, मसाला बनाना अनेक वस्तुओं से और उनसे रस पान बनाना, ये भी कला के अंतर्गत। इसी प्रकार से वृक्ष, गुल्म, लता आदि का प्रयोग करना, इनसे वस्तुओं का निर्माण करना, इनका प्रयोग करना, ये सब विषय विष्णु धर्मोत्तर पुराण, अग्नि पुराण, शुक्र नीति सार में इन विषयों पर विचार किया गया है। इसी प्रकार से पत्थर, सोने, चांदी, धातुओं को खोदना
उन धातुओं से भस्म बनाना और पेय जैसे पदार्थ हैं, गुण, चीनी, मिश्री आदि का जानना और बनाना, इनका प्रयोग जानना और इनको बनाने की विधि जानना, सुवर्ण आदि धातुओं का प्रयोग करना, प्रयोग कैसे करें ये कला है, और बनाए कैसे ये टेक्नोलॉजी, ये शिल्प है। भी मिश्रित धातुओं का निर्माण करना, नमक, लवण है, लवण आदि का निर्माण करना, जैसे समुद्र के जल से, मिट्टी से, पाषाण से लवण का निर्माण करना, ये भी आयुर्वेद के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ कला और शिल्प के रूप में परिगणित है। इन सब विषयों को विस्तार से ग्रंथों में विवेचित किया गया है, और भी विषय हैं सब, क्योंकि जैसे अब मान लीजिए रथ चलाना है, बैठना है, मुद्रा है, सारथ्य है, ये इन सब एक एक विषय कला के रूप में परिगणित है, और दोनों एक ही साथ, कला शिल्प दोनों एक साथ हैं, इनको इनमें भेद नहीं है। शिल्प कर्म कलादिकम, तो हम उनको जिस रूप में भी कहें, इनकी एक एक विषय की लिस्टिंग की हुई है। चित्रकला, गुफाओं में चित्र का लेखन, ये सब विषय हमारे ग्रंथों में चित्रकला के 6 अंग बताए गए। जैसे रूप भेद, रूप भेद माने रंगों की मिलावट करना, प्रमाण, दूसरा है चित्र में दूरी, गहराई आदि का ज्ञान करना, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका, रंगों का सामंजस्य, और भंग, रचना कौशल, ये सब विषय ग्रंथों में परिगणित। समरांगण सूत्रधार हो, मैमतम हो, गृह निर्माण से लेकर के नगर योजना, वस्तु योजना, सब विषय परिगणित हैं। हम ये विषय, इन विषयों को नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। अब जैसे तालाब बनाना है, तालाब का निर्माण करना है, वावली का निर्माण करना है, कूप का निर्माण करना है, प्रासाद महल का निर्माण करना है, उसकी भूमि कैसी होनी चाहिए, कैसे भूमि को बराबर करना है, जो सिविल इंजीनियरिंग में आजकल हम पढ़ रहे हैं, वो हम शिल्प कला में पढ़ते हैं। घटी, यंत्रों का निर्माण, वाद्य यंत्रों का निर्माण, जल यंत्रों का निर्माण, बालुका यंत्र का निर्माण, ये कौन कौन सी कलाओं का नाम लिया जाए, आप जो भी सोच सकते हैं, उन सब कलाओं का वर्णन हमारे ग्रंथों में किया गया है। हम सोचते होंगे कि ये विषय शास्त्रों से अछूते होंगे, लेकिन ये विषय शास्त्र से अछूते नहीं है। जल, वायु, अग्नि के संयोग से वाष्प का निर्माण करना, जल वायु अग्नि संयोग निरोधश्चैव क्रियाफला, वाष्प का निर्माण हम कैसे करते हैं, तो ये समरांगण सूत्रधार के 31वें अध्याय में यंत्र विधान दिया हुआ है कि कैसे, जैसे हम पानी में नौकायान चलाते हैं, तो उनमें हम कैसे, जिसको आज विद्युत इंजन से, डीजल इंजन से, तो कभी वाष्प से भी हम चलाते थे। इस तरह का विषय यहाँ रथ, नौका आदि
के का निर्माण, उनके स्थल का निर्माण, जहां रोकते हैं उसका निर्माण, ये सब विषय, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, समुद्र विज्ञान, ये सब हमारा शिल्प और कला के अंतर्गत परिगणित किया गया था। तभी तो हमारे लोग दूर देश तक व्यवसाय करने जाते थे और इन इन यंत्रों के माध्यम से हम ऐसे नौकाओं का निर्माण करते थे, वस्तुओं का निर्माण करते थे जिनका हम आयात निर्यात करते थे। सूत्र, सन, कपड़ा बनाना, रस्सी बनाना, पटबंध बनाना, 34 प्रकार के पटबंधों के निर्माण का वर्णन है। वस्त्रों का, रत्नों का, ये सब हमारे ग्रंथों में, यहाँ पर एक श्लोक है, लिखा गया है, सुवर्णाद्यलंकार कृति कला लेपादि सत्कृति। सुवर्ण अलंकार का निर्माण करना और उस तरह के, जैसे स्वर्ण के का लेप लगा दे, रजत का लेप लगा दे, मार्दवादि क्रिया ज्ञानम चर्मणाम तु कला स्मृता पशु चर्मांग निरहार क्रिया ज्ञानम फलास्मृत। चमड़े से आजकल भी ये कार्य होता है, जूता, बेल्ट आदि का निर्माण होता है, अन्य बैग, अटैची, सब शिल्प के अंतर्गत वस्तुओं के निर्माण का विवेचन ग्रंथों में किया गया है। दुग्ध से, घृत से, दही से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करना, शिवने कंचुकादि नाम विज्ञानम तु कलात्मकम। सीवन करना, तरह तरह के कपड़ वस्त्रों का निर्माण करना, एक कला कहलाता था। शिवने कंचुकादि नाम विज्ञानम तु कलात्मकम। आज यही विषय कितना महत्वपूर्ण हो गया है। हमारे एक एक श्लोक, छोटे से श्लोक में उन विषयों को बताया गया है। लेकिन बर्तनों को साफ करना और बर्तन बनाना, ये भी विषय आया था। वस्त्र सम्मार्जनं चैव क्षुर कर्म शुभे फले। क्षुर कर्म करना, वस्त्रों का सम्मार्जन करना, वस्त्र बर्तन निर्माण, वस्त्र निर्माण, बर्तन माने बर्तन माने पात्र, और वस्त्र सम्मार्जन, क्षुर कर्म, तैल निर्माण, तिल, तीसी, अनेक वस्तुओं से तेल का निकालना, हल चलाना, पेड़ों पर चढ़ना, मनोनुकूल सेवा करना, सर्विस देना, मनोनुकूल। किसी को सर दबाना अच्छा लगता है, किसी को हाथ, किसी को पैर, किसी को पीठ। तो इन कलाओं में काली बाण भट्ट ने अपने हर्षचरित में एक लिस्ट दी है कि हमारी किन लोगों के साथ दोस्ती है। तो तांबूलिक के साथ है, संवाहक के साथ है, संगीत वाले के साथ है, नाचने वाले के साथ है, जो हंसी मजाक करता है, ये भी एक प्रोफेशन है, उसके साथ है, जो कहानियां सुनाता है, हास्य कहानियां, उनके साथ। तो ये सारे प्रोफेशन थे और ये सब शिल्प और कला के अंतर्गत आते थे, जिनकी लिस्टिंग, जिनकी सूचना, जिनके नामों की सूचना इन ग्रंथों में आई। जलों से संसेचन, जल से संसेचन करना कैसे?
किसको कितना जल देना चाहिए, कब जल देना चाहिए, पुष्प को, वृक्ष को, खेती को, ये भी एक तरीके से ऐसा ज्ञान है। संहरण, भूमि से कैसे निकालना, इन शिशुओं का पालन करना, शिशुओं का पोषण करना, ये भी कला है। शिरो संरक्षणे ज्ञानम धारणे क्रीडने कला। शिशु का संरक्षण करना, धारण करना, क्रीडन करना, ये भी कला है, ये भी आर्ट। अपराधियों को दंड देना, किस तरह के दंड, जैसे शारीर दंड, हर आदमी उस तरह से दंड नहीं दे सकता, ये भी एक कला है। इन कला और शिल्पों का विचार हमारे ग्रंथों में की गई है चर्चा, और ये लिस्ट अधिक है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कलाओं को, अलग अलग शिल्पों को एकत्रित किया है और उनकी एक लंबी सूची तैयार की। इन सूचियों को जब हम देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि इसकी कितनी लंबी विशद परंपरा हमारे यहाँ रही है, तो लगभग कितने ग्रंथ हो सकते हैं। तो हमने ग्रंथों की सूची इतिहास ग्रंथों में देखा तो हमें पता चला लगभग 300 ग्रंथ शिल्प पर लिखे गए। शिल्प और कला पर 350 से अधिक ग्रंथ उपलब्ध हैं, जिनमें अपराजित पृच्छा, कुछ ग्रंथों के हम नाम ले लेते हैं। अपराजित पृच्छा, ईशान गुरुदेव पद्धति, कामिकागम, मनुष्यालय चंद्रिका, प्रासाद मंडन, राजवल्लभ, तंत्र समुच्चय, प्रतिमा लक्षण विधान, मानसार, विश्वकर्मा प्रकाश, मय मतम, नारद शिल्प शास्त्र, शिल्प प्रकाश, वास्तु सूत्र, चित्रकर्म शास्त्र, कश्यप शिल्प, समरांगण सूत्रधार, शिल्प रत्नम, युक्ति कल्पतरु, शिल्प कला दर्शनम, वास्तु सौख्यम। इस प्रकार से अनेक ग्रंथ, 350 से अधिक केवल यही ग्रंथ है। शिल्प शास्त्र का एक इतिहास ग्रंथ लिखा जाना चाहिए कि शिल्प शास्त्र की ये ग्रंथ कौन है, उनके ग्रंथकार कौन है, ग्रंथों का प्रतिपाद्य क्या है, उनके पारिभाषिक शब्द कौन है, उन पारिभाषिक शब्दों को व्यवस्थित रूप से जानना। और जिन 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 विषयों के ग्रंथ हैं, जैसे बहुत सारे विषय आयुर्वेद शास्त्र में परिगणित हैं, कुछ विषय हस्ती माने पशु से संबंधित जो आयुर्वेद है उसमें है, कुछ कृषि गौरक्ष वाणिज्य जो एक वार्ता विद्या है उसमें परिगणित है। ये विषय हम जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के विषय थे उनको हम नहीं पढ़े, इनके ग्रंथों का हमने संपादन नहीं किया। इनका अनुवाद करना केवल संस्कृत ज्ञान जिसको हो वह उसका अनुवाद नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब पारिभाषिक ग्रंथ हैं, इसमें टेक्निकल विषयों का विवेचन किया गया है। अब जैसे गणित शास्त्र है दूसरे जगह चला, चित्र कर्म का पुराणों में, चित्र कलाओं का, मंदिर निर्माण का, मूर्ति कला का, ये विषय पुराणों के अलग अलग अध्यायों में ये विषय आए। तो हम वेद से लेकर के वैदिक ग्रंथों में, वैदिक वांग्मय में जो विषय हैं, इनका एक बड़ा कार्य इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने लिया और
उसकी जो संस्थापिका सचिवा थी कपिला वात्स्यायन जी, उनकी इस विषय में बहुत रुचि थी और वो चाहती थी कि इन शिल्प और कलाओं का जितनी भी विधाएं हैं, चाहे वस्त्र कला हो, चाहे चित्र कला हो, चाहे मृत कला हो, मिट्टी से बनाने वाली, पुस्तक निर्माण ये भी एक कला है, काव्य कला है, हमने कलाओं की सारी लिस्ट पढ़ी। इन सब का जो ग्रंथ है वो संरक्षित, इसीलिए कला केंद्र उसका रखा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। कला माने शिल्प, हमने आपको परिभाषा में 2-3 श्लोक सुना के बता ही दिया कि कला और शिल्प अलग अलग विषय नहीं, केवल उसको मोटे तौर पर अलग करने के लिए जब हम बाह्य आकृति में आ जाए तो शिल्प बन जाता है, और जब आकृति न बने, अब जैसे काव्य कला है तो ये भी है, तो मैं उसको उस विषय को ज्यादा नहीं व्याख्यायित करना चाहता, लेकिन इस विषय को उन्होंने इस पर काम किया, अभी भी काम हो रहा है। उन्होंने एक परियोजना चलाई जिसका नाम है कलाकोश। अनेक भागों में कलाओं का कलाकोश का निर्माण अभी भी चल रहा है, लिस्ट बनी हुई है, और उन कलाओं का एक पारिभाषिक शब्दों का, क्योंकि कला का एक एक क्षेत्र तो है नहीं, एक विषय तो है नहीं, विभिन्न विषय हैं, उनको जोड़ा गया। जैसे रिचुअल, कर्मकांड कला है, आर्ट, अग्निकुंड का निर्माण, अग्निकुंडों का निर्माण कैसे किया जाए, यज्ञों की प्रक्रिया, ये भी एक कला है, आर्ट है। ये कैसे पता चल, तो वेद विहिता नाम कर्मणाम अनुपूर्वी पूर्वक उनका कल्पना करना, ये कल्प है। तो किसी भी रिचुअल को कैसे किया, तो उस कला शास्त्र का उद्भव जैसे दैव शिल्प है, सृष्टि में दैव शिल्प हुआ, ये संसार बना, ये लताएं बनी, ये पुष्प बने, ये वृक्ष बने, ये पर्वत बनी, ये नदियां बनी, हमने नहीं बनाया, लेकिन उनकी अनुकृति करके हमारे जीवन में, मानव जीवन में ये सब विषय आए, उनका शास्त्रों में आचार्यों ने परिगणन किया, और उनके स्वरूप के निर्धारण के लिए, उनकी प्रक्रिया को जानने के लिए नाना ग्रंथों का प्रणयन किया, उल्लेख किया। तो इस प्रकार से हम संक्षेप में यदि समझें तो विस्तार से हम इन ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। मैं तो संक्षेप में ही केवल इन विषयों को बताया, इनको विस्तार से एक एक ग्रंथ पर मैं मतम है, समरांगण सूत्रधार है, इन विषयों को एक एक ग्रंथों पर वर्षों तक व्याख्यान और उनका पठन पाठन हो सकता। पुराणों में शिल्प और कलाओं का जो विवेचन है, उनको उनका संपादन होना चाहिए, उनको अलग अलग कलाओं को से निकाल करके एक एक कलाओं पर ग्रंथ निर्माण होना चाहिए, उनका अनुवाद होना चाहिए। इस विषय को लेने की जरूरत है। आप हमें इस व्याख्यान के लिए बुलाए, इसके लिए मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी बताएं। आपने दोहद क्रिया के बारे में बीच में बतलाया था, दोहद क्रिया है क्या गुरुजी? वो जिज्ञासा है। वो केवल दोहद साथ नहीं था, उसके साथ एक और शब्द था जो बागवानी से रिलेटेड विषय है। अच्छा, तो साथ ही हो गया, तो अब जो है
जी बोलिए। जी जी गुरुजी। ठीक। उसको दोहद कहा था, दोहद। जी उसको बागवानी क्रिया कहते हैं कि बागवानी तो आप जानते ही हैं, तो जी उसमें अनेक प्रकार के वृक्ष, लता, पुष्प, उनको किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, जिसको आजकल हम आयुर्वेदिक जो गार्डन है, जो औषधि से युक्त पुष्प वाटिकाएं हैं, उनमें इनका कैसे निर्माण किया जाए, कैसे उनका संरक्षण किया जाए, कैसे बीज वपन किया जाए, कैसे रोपण किया जाए, कैसे उनका संवर्धन किया जाए, ये एक टेक्निकल विषय है जो कृषि विज्ञान केंद्रों में हम पढ़ रहे हैं। लेकिन ये विषय हमारे शास्त्रों में विवेचित है। अब ये विषय किस ग्रंथ में होगा, तो यह आयुर्वेद में चला गया। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मैं ज्ञानेंद्र, एक आपके तरफ से थोड़ा सा विशेष परामर्श की अपेक्षा रखता हूँ। जी संस्कृत के विद्वान इनके पारिभाषिक शिल्प शास्त्र के पारिभाषिक अर्थों को जानने वाले अत्यंत न्यून हैं, और आधुनिक जो इसकी परिभाषा में काम कर रहे हैं वो संस्कृत को जानने वाले बहुत न्यून हैं। ये हमारे सामने एक विकट परिस्थिति है। इस परिस्थिति में हम इन शिल्प शास्त्र के संस्कृत भाषा में निहित ग्रंथों को अथवा साहित्य को किस प्रकार से प्रचलन में और फिर से व्यवहार में ला सकते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट में मुझे मार्गदर्शन करेंगे। जैसे देखिए, आजकल हम जब हमें कोई विश्वविद्यालय, कोई आयोग कहता है कि आप व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करिए, तो हम लोग व्यावसायिक पाठ्यक्रम दो ही जानते हैं, या तो ज्योतिष या तो कर्मकांड। ये सारे हमारे व्यावसायिक पाठ्यक्रम थे। अब इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को कैसे उपयोग में लाया जाए, अब कैसे, अब पारिभाषिक शब्द, अब रस से ही ले लीजिए, मान लीजिए रस का निर्माण करना है, आशव का निर्माण करना है, भोजन का निर्माण करना है, विरुद्ध भोजन क्या है और विरुद्ध पान क्या है, ये आयुर्वेद में चरक संहिता के अध्याय लिखे हुए। जैसे एक ग्रंथ है अगध तंत्र में, हम विचार करते हैं विष पर, अष्टांग आयुर्वेद अगध तंत्र, तो उसमें दो तरह के विष होते। एक विष होता है जिसको कहते हैं हम आगंतुक रोग। आगंतुक रोग माने बाहर से आने वाला रोग। मच्छर हमारे शरीर में नहीं, मच्छर बाहर रहता है। यदि मच्छर काटेगा तो हमारे शरीर में विष हो, और विष होगा तो कोई ना कोई कोई ना कोई एक समस्या हमारे शरीर में उत्पन्न होगी। और एक एक इस प्रकार का होता है कि हम विरुद्ध आहार खा कर लेते हैं, तो वो फूड पॉइजनिंग करता है। तो इसको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए ग्रंथ लिखा हुआ है। अभी रामदेव जी के यहाँ से ग्रंथ छपा है। तो मैं कह रहा हूं कि बागवानी से रिलेटेड विषय है, रस से विषय रिलेटेड है, चित्रकला से रिलेटेड विषय है, इनके सबके अलग अलग पारिभाषिक शब्द है। तो पहला काम, ग्रंथों का जो भी टेक्स्ट उपलब्ध है, बहुतों के तो नाम उपलब्ध हैं, ग्रंथ ही उपलब्ध नहीं, तो ग्रंथों की उपलब्धि करना, फिर उनको देखना, फिर उनमें से शब्दों का संग्रह करना। और बहुत जो बड़े बड़े कोष बने हैं, उन कोषों में हो सकता है वो हो न हो, तो हर ग्रंथ में उसकी परिभाषा लिखी हुई होती है, तो उनसे निर्माण करना। अब जैसे हमने बताया कला कोष बना हुआ है, तो आर्ट के अनेक कोष बने, आधुनिक लोगों ने भी बनाए हैं। तो भले ही नाम डिफरेंट हो, जैसे क्षौर कर्म है, चमड़े के वस्त्रों का
पात्रों का, वस्तुओं का निर्माण हो, ये आज भी हो रहा है। तो नाम भले ही डिफरेंट हो, लेकिन उसके काम वस्त्र से संबंधित। तो इनको हम पहले ग्रंथ का संकलन, फिर उनमें से पारिभाषिक शब्दों का संकलन, फिर उनका अर्थ निर्धारण, और हर एक ग्रंथ का भी एक बिब्लियोग्राफी देख रहा था। शिल्प शास्त्र पर एक बिब्लियोग्राफी है जो उसमें आर्काइव है, मैं डाउनलोड नहीं कर पाया उसको। तो कितने लोगों ने काम किया है इनको इकट्ठा करना, उन सहायक ग्रंथों को इकट्ठा करना, पांडुलिपियों की लिस्ट बनाना। तो ये सब करते 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 जो एक व्यक्ति 2-3 साल लगेगा तो उसको सब परिज्ञान हो जाएगा। इसका इतिहास लिखा। किसी भी शास्त्र में प्रवेश के लिए हमें उस शास्त्र का इतिहास, उसके ग्रंथकारों का परिचय, उसके पारिभाषिक शब्दों से परिचय होना जरूरी है। फिर उस ग्रंथ में जब हम प्रवेश करते हैं तो कुछ विद्वान लगेंगे तो ये कार्य संभव है, ये असंभव कार्य नहीं है, इसको किया जाना चाहिए। मेरे आपके प्रश्न का कुछ समाधान हमने किया। जी आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा। केंद्र की तरफ से आपके मार्गदर्शन के अनुसार ही मैं कुछ कुछ प्रयास कर रहा हूँ। कुछ ग्रंथों का संग्रह करने का प्रयास कर रहा हूँ। लगभग 250-300 अपने शिल्प शास्त्र से संबंधित ग्रंथों को एकत्र कर लिया है। बहुत अच्छा है। आपने जैसे जैसे बताया बिब्लियोग्राफी इत्यादि, और उस पक्ष के ग्रंथों को भी एकत्र कर रहा हूँ। कई ग्रंथ विदेश के जो वैदेशिक विचारक हैं उन्होंने भी लिखा है। जापान का विचारक भारत में शिल्प शास्त्र के विषय में क्या क्या उपलब्ध है लिखता है। तो ऐसे ग्रंथ भी जी कुछ कुछ ग्रंथों को मैंने संग्रह किया है। और पांडुलिपियों के संकलन संबंधी कार्य भी चालू है, वो भी कर रहा हूँ। और साथ में कुछ पांडुलिपियों का संपादन के लिए भी मैंने कार्य आरंभ कर दिया है। लगभग बहुत 6 सुंदर, पांडुलिपि बहुत ग्रंथों सुंदर। पर संपादन, और संपादन तो थोड़ा सा एक कठिन और समय साध्य कार्य हुआ। सद्यः जिन ग्रंथों पर संपादन पूर्णतया नहीं कर पा रहे हैं, तो भी पांडुलिपियों का अनुलेखन, ये कार्य जो है मैंने शुरू कर दिया है लगभग 10 ग्रंथों पर। और उसके साथ में कई ग्रंथों पर जो छोटे छोटे ग्रंथ हैं और सरलतया एक सामान्य संस्कृतज्ञ व्यक्ति के द्वारा समझे जा सकते हैं, ऐसे छोटी छोटी कलाओं पर जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों जी पर मैंने अपने आचार्यों को दे करके उस पर एक सरलतम टीका लिखने के लिए मैंने निवेदन किया। ऐसे लगभग 10 ग्रंथों पर काम अभी शुरू है, तो काम एक चालू है। लाल बहादुर शास्त्री से जी क्रीड़ा पर एक हाँ, किताब छपी थी, खेल। अच्छा, जी 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 और उसमें शास्त्रीय उदाहरणों को दे करके तरह तरह की क्रीड़ाओं का वर्णन, तो भी एक कला शिल्प में आता है। जी जी जी, मैं उसको संस्कृत भी में छपा संग्रहित हुआ अवश्य करूंगा। है, जी, बहुत बहुत संस्कृत में धन्यवाद। छपा हुआ। तो इसी प्रकार से कार्य आगे बढ़ा रहे हैं, और आप जैसे विद्वानों की इसमें सहायता और परामर्श बहुत आवश्यक नहीं, है। बहुत अच्छा है। हम और समय समय प्रत्यक्ष करके धीरे धीरे और आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपका व्याख्यान। हमेशा मैंने सुना है, जब भी वो अत्यंत शोधपूर्ण और बहुत ही विद्वत्तापूर्ण रहता है। और शिल्प शास्त्र के लिए आपने इस व्याख्यान के लिए बहुत ही समय दिया है, इस व्याख्यान को सिद्ध करने के लिए। और यद्यपि आप सभी शास्त्रों का आलोडन करते रहते हैं, इसलिए आपके ध्यान में सब विषय रहते ही हैं, फिर भी एक सारगर्भित व्याख्यान देने के लिए विशेषतः मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आगे भी आपके मार्गदर्शन की मैं अपेक्षा रखता रहूंगा। इसी तरह से आप केंद्र के प्रति और हमारे द्वारा किए गए जो एक प्रयास हैं संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए, उसके प्रति आप सहृदय बने रहें और हमें हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें, यही प्रार्थना मैं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा सर्वदा आपके साथ
सहयोग रहेगा। आप जब भी कहेंगे, जो जिस तरह का सहयोग करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, ये हम सबको मिल करके करने की जरूरत है। और आपके पुरुषार्थ से बहुत काम बढ़ रहा है। इतना ग्रंथों को आपने संकलन कर लिया, बहुत अच्छा है। और इसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार आचार्य। नमो नमः। नमो नमः। बैठक समाप्त कर सकते हैं। हाँ नहीं, वही जा रहे हैं जहाँ पहुंचे, जहाँ से आए हैं, वही नरिया के पास। हाँ, शरीर है ना।